हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरती शर्मा लेक्चरर में। आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के पूरे बुक से 2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं वो देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? सेब में फल का विकास पुष्पासन से होता है, इसी कारण इसे आभासी फल कहते हैं। फल की रचना पुष्प के निषेचित अंडाशय से होती है। त्रिशलन से क्या समझते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। त्रिशलन क्या है? द्वितीय केंद्रक में 2 केंद्रक पहले से होते हैं तथा नर केंद्रक से मिलने के बाद इनकी संख्या 3 हो जाती है। इस प्रक्रिया को त्रिशलन कहते हैं। प्रक्रिया भ्रूणकोश में होती है। परागण क्या है? तो परागकोश में बने परागकणों का मादा पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को परागण कहते हैं। परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण, परपरागण। ये 2 नंबर में पूछे गए हैं, इसीलिए सिर्फ आप लोग लिख दीजिएगा स्वपरागण, परपरागण। इसका परिभाषा लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। मानव जनन से आ सकता है। प्रसव क्या है? प्रसव को प्रेरित करने वाले हार्मोन्स का नाम लिखिए। तो गर्भकाल पूरा होने पर पूर्ण विकसित शिशु का माता के गर्भ से बाहर आना प्रसव कहलाता है। प्रसव का प्रेरण ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन व कार्टिसोल नामक हार्मोन्स करते हैं। और आ सकता है 2 नंबर में, मानव शुक्राणु का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ये 2 नंबर में आएंगे। यदि सचित्र वर्णन करने के लिए बोलेगा तो 5 नंबर में आएंगे। तो जनन स्वास्थ्य से है। किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए कौन सा उपाय अपनाना चाहिए? तो आंसर है, यौन संचारित रोग से बचने के लिए निम्न उपाय हैं। सहवास के दौरान कंडोम का प्रयोग करें। समलैंगिकता से दूर रहें। प्रगामी व्यक्ति से यौन संबंध न बनाएं। अनजान व्यक्ति से यौन संबंध न बनाएं। किसी भी प्रकार की यौन समस्या होने पर कुशल चिकित्सक से परामर्श लें। पात्र निषेचन IVF तकनीकी क्या है? IVF का फुल नेम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इस तकनीकी के अंतर्गत पुरुष के शुक्राणु तथा महिला के अंडाणु को एक प्रखनली में निषेचित कराया जाता है। इसके बाद भ्रूण को स्त्री के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, जहां भ्रूण का विकास एक सामान्य शिशु की तरह होता है। ये जितने भी 2 नंबर के प्रश्न हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए प्रश्न हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग देखते रहिए। ये अब इसमें से वंशागति और विविधता के सिद्धांत में से डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं? यह एक गुणसूत्री विकार है। इस रोग में 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में 2 के स्थान पर 3 गुणसूत्र पाया जाता है, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। यही अतिरिक्त गुणसूत्र बच्चे के विकास को रोक देती है। इस रोग को मंगोली जड़ता भी कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? तो मधुमक्खी के लिंग निर्धारण प्रक्रिया में मादा मधुमक्खी का निर्माण द्विगुणित युग्मनज से होता है, जबकि नर मधुमक्खी का निर्माण सीधे अंडाणु से होता है, अर्थात नर मधुमक्खी का निर्माण अनिषेचित अंडे से होता है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट के श्रेणी में आया है, मेंडल के प्रभाविता का नियम क्या है? तो 2 विपरीत लक्षण वाले पौधे के बीच संकरण कराने पर उनकी संतानों में जो लक्षण दिखाई देते हैं उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। इस नियम को प्रभाविता का नियम कहते हैं। ये देखिए, शुद्ध लंबा पौधा है कैपिटल टी, शुद्ध बौना पौधा है स्मॉल टी, संकरण हुआ है कैपिटल टी स्मॉल टी, संकरण लंबे हैं, ये देख लीजिए आप लोग। और फिर दिया है, यदि एक द्विरज्जुक DNA में, ये आणविक आधार में से है, ये आणविक आधार चैप्टर में से है। यदि एक द्विरज्जुक DNA में 20% साइटोसिन है तो DNA में मिलने वाले एडेनिन की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। ये नहीं आ सकता है, ये तो 18 में पूछा गया है। अब आइए हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। मोस्ट इम्पोर्टेंट की श्रेणी में आता है, मानव जीनोम परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये तो हमेशा पूछा जाता है। तो मानव जीनोम परियोजना एक बहुत बड़े स्तर की परियोजना है, जिसके अंतर्गत मनुष्य के जीनोम में उपस्थित समस्त जीनों की पहचान की जाती है। मानव जीनोम में 3 × 10⁹ क्षार युग्म तथा प्रति क्षार पहचानने में लगभग $3 खर्च आता है। तो 2 नंबर में इतना आप लोग लिख देंगे, बहुत अच्छा है। और मानव स्वास्थ्य से देखिए, ये चैप्टर है 6 मानव स्वास्थ्य। तो देखिए आप लोग, भक्ष्य कोशिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। श्वेत रुधिराणुओं में पदार्थों द्वारा चलने की क्षमता होती है।
ये ऊतकों में जाकर अधिकांश श्वेत रुधिराणु जीवाणुओं, विषाणुओं, टूटी फूटी कोशिकाओं आदि पदार्थों का भक्षण कर लेते हैं। इसी कारण श्वेत रुधिराणुओं को भक्षी कोशिका कहते हैं। अब दूसरा नंबर पर आया है इंटरफेरॉन क्या है। तो कशेरुकी जंतुओं में वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ का स्त्राव होता है जिसे इंटरफेरॉन कहते हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टीका निलंबित कोशिकाओं, सूक्ष्मजीवों या कोशिका द्वारा उत्सर्जित एक पदार्थ होता है जिसका उपयोग प्रतिरक्षा प्रदान करने हेतु किया जाता है। सर्वप्रथम सन 1798 ईस्वी में एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। और मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो दिया है प्रतिजैविक से क्या तात्पर्य है, किन्हीं दो प्रतिजैविक का नाम लिखिए। तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले हानिकारक सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देते हैं उसे प्रतिजैविक कहते हैं। इनका उत्पादन सूक्ष्मजीवों द्वारा किया जाता है जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिए। और दूसरा दिया है माइकोराइजा क्या है। कवक अनेक पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करते हैं। इस संबंध को माइकोराइजा कहते हैं। इस संबंध में कवकीय सहजीवी मृदा से जल एवं पोषक तत्वों का अवशोषण करके पादपों को प्रदान करते हैं तथा पादपों से भोजन प्राप्त करते हैं, उसे माइकोराइजा कहते हैं। अब आते हैं हम लोग जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रम में। तो दिया है आणविक कैंची क्या है, इसका कार्य लिखिए। तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आणविक कैंची कहते हैं। यह डीएनए को विशेष स्थानों से काटते हैं। अभी तक 900 से अधिक प्रतिबंधन एंजाइम की खोज हो चुकी है। दूसरा है दूसरे चैप्टर से जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग से है। पारजीवी जंतु क्या है, उदाहरण सही समझाइए। ऐसे जंतु जिनके डीएनए में एक अतिरिक्त जीन प्रवेश करा दिया जाता है उसे पारजीवी जंतु कहते हैं। इससे जीवों की एक नई नस्ल तैयार हो जाती है जैसे कागा, गाय, मीरा, बकरी आदि। दूसरा क्वेश्चन है बायोपायरेसी किसे कहते हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना अनुमति के जैविक संसाधनों का प्रयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। जीव और समष्टियों में से अब चैप्टर दूसरा है, 10वां चैप्टर है। तो उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट है आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया का वर्णन कीजिए। तो 2 नंबर में आएगा तो इतना लिख दीजिएगा। आर्किड पौधा तथा आम के पेड़ की शाखा के बीच सहभोजिता का संबंध है जिसमें आम की शाखा पर उगने वाले आर्किड को लाभ होता है जबकि आम के पेड़ को न लाभ होता है न हानि होता है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।